के सीईओ हेमंत रुस्तगी साहब। हेमंत सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर चर्चा में शामिल करते हुए बड़ी खुशी हो रही है मुझे। और जैसा मैंने कहा कि बड़ी तसल्ली मिलती है जब दर्शक ये कहते हैं कि निवेश के मोर्चे पर अगर वो अपग्रेड हुए हैं तो उसमें बहुत बड़ा जो मार्गदर्शन है वो आप जैसे दिग्गज एक्सपर्ट्स का रहा है। ईटी नाउ स्वदेश पर तमाम जो शोज़ हैं निवेश के मोर्चे पर उन्हें गाइड करने के लिए, उन सभी की वजह से उनकी निवेश को लेकर जो नज़रिया है वो बेहतर हुआ है। तो आज इसीलिए हमने सोचा कि एक बड़ा कॉमन सा चैलेंज रहता है ख़ासतौर पे त्योहारों में, क्योंकि हम एक्साइट रहते हैं, हमें पता है कि हमें ये भी करना है, हमें त्योहारों में बहुत सी प्लानिंग करनी होती है। कई बार ये प्लानिंग जो है वो एक दबाव भी बना देती है। तो हमें बताएं कि जो त्योहारों में खर्च है, सबसे पहले तो यही, त्योहारों में जो खर्च है उसकी प्लानिंग कैसे की जाए। और एक बार बार सवाल दर्शक पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर एसआईपी में कोई रुकावट आ सकती है, रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता है, अगर रोका जा सकता है तो क्या करें। लेकिन पहले बताइए, खर्च चूंकि पता है कि दिवाली है, पता है दशहरा है, पता है क्रिसमस है, पता है नया साल है, तो अब इसकी प्लानिंग कैसे की जाए। हाँ जी प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जब हम, क्योंकि अभी हम दिवाली की बात कर रहे हैं और हम फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ये फेस्टिवल्स हैं जो हम हर साल मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, बड़ी खुशियों से मनाते हैं। और उसमें कुछ खर्चे हमेशा होते हैं, चाहे वो दिवाली के गिफ्ट हो, चाहे वो होम डेकोर हो, राइट, या फिर कभी कभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं। तो बहुत सारे चीजें हम दिवाली के समय पे करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अचानक होता है। देखिए, एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो तो कभी भी आ सकती है, ऐसा तो है नहीं। ये तो हमें पता है कि हम धूमधाम से इसको मनाने वाले हैं, हम कैसे इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं, और हमें पता है कि हर साल हम उस पर कितना पैसा खर्चा करते हैं। ये बात सही है कि हर साल में भी थोड़ा बजट बढ़ जाता है, बट आपको बेसिकली आपको पता है कितना पैसे की जरूरत है। तो जो एसआईपी की आपने बात की, वो उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। पहले हम ये बात करते हैं कि इसके बारे में हम प्लान कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि जो भी आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स हों, उनके लिए आप रेगुलरली इन्वेस्ट कीजिए, उनके लिए प्लान कीजिए। उसमें शॉर्ट टर्म गोल भी रहेंगे प्रशांत, मीडियम टर्म भी रहेंगे और लॉन्ग टर्म भी रहेंगे। और मेरा ये मानना है, क्योंकि ये जो चीजें हैं हम हर साल करते हैं, ऐसा नहीं कि कभी ऑन एंड ऑफ है, ये हर साल हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और हमारे लिए ये बड़ी सेलिब्रेशन होती है। तो उसको मुझे लगता है एक तरीके से गोल बना देना चाहिए कि हमें हर साल इतना पैसे की जरूरत है। उससे क्या होगा कि हम पूरे साल में, इस दिवाली से अगली दिवाली या पिछले दिवाली से ये दिवाली तक, हम वो पैसे को थोड़ा बचाना शुरू कर देंगे बेस्ड ऑन, हमें पता है हमारा कितना बजट होता है। ऑफ कोर्स, जैसा मैंने कहा, थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है या खर्चे बढ़ जाते हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम प्लान करके चलें, तो उससे क्या होगा कि जब तक हम यहां तक पहुंचेंगे, हमारे पास जितना पैसे की जरूरत हो वो हमें मिल जाएगा। तो ये मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट अगर इशू ये है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो दूसरी एक तरीका होता है कि हम हमेशा कहते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हो तो उसमें एक इमरजेंसी फंड बनाइए। इमरजेंसी फंड का मतलब, मकसद ही यही है कि वो आपको किसी तरह की भी फाइनेंशियल एक्सीजेंसी या पैसे की जरूरत हो, उसमें आपको मदद करे। अगर मान लीजिए आपने एज दिवाली एक गोल नहीं बनाया है, अगर आपके पास मान लीजिए इमरजेंसी फंड है, तो उसको आप इस्तेमाल करके फिर कोशिश कीजिए कि अगले कुछ महीनों में उसको आप रिप्लेनिश करें, उसके अंदर वापस पैसा डालें। अब आपने जो कहा कि हम एसआईपी रोके, देखिए, एसआईपी हम करते हैं नॉर्मली हमारे गोल से अलाइन करके। यूजुअली हम एसआईपी करते हैं मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के गोल्स के लिए, और ये गोल्स हमारे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ के लिए। जैसे दिवाली मनाना, फेस्टिवल मनाना इंपॉर्टेंट है, वैसे ये गोल्स भी इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आप एसआईपी को रोकने की सोचते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में प्लानिंग मिसिंग है, क्योंकि ये सिचुएशन अदरवाइज आनी नहीं चाहिए। दूसरी बात क्या होता है कि आप, अगर मान लीजिए आपने एसआईपी रोकी, तो फिर वो शुरुआत करने में कभी कभी डिले होता है, कहीं ना कहीं आपका जो प्रोसेस है वो इंटरप्ट होता है। अगर आपने वो पैसा, आपको मान लीजिए 1-2 साल के बाद चाहिए, उसमें से निकाल लिया, तो फिर आपका जो गोल अचीव करने के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ये अगर ऐसा करना पड़े, तो मुझे लगता है कि जरूरी नहीं कि आपको एसआईपी रोकनी है। अगर आपको पैसे की जरूरत है और आपने, अगर जैसे मैंने कहा, इमरजेंसी फंड भी नहीं बनाया, आपने उसको गोल बना के पैसा भी इकट्ठा नहीं किया, तो फिर ऑब्वियसली हमारे पास कोई तरीका नहीं है, तो फिर हमें एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से कुछ निकालना होगा। लेकिन वहां पे भी आपको उसको स्ट्रेटेजाइज करना होगा
आप बिना सोचे समझे पैसा नहीं निकाल सकते हो। तो इसको अवॉइड करने का तो प्रशांत एक ही तरीका है, मुझे लगता है कि हम सभी अगर इसको प्लान कर लें तो कहीं बेहतर हो। सर, आम तौर पे अगर तमाम तैयारियों के बाद भी एक इम्बैलेंस हो जाए, एक असंतुलन हो जाए, और कई बार ऐसा होता है कि हम जो प्लान कर रहे हैं उसके अतिरिक्त कोई खर्च आ जाता है, ऐसे में आगे वो संतुलन बनाया जा सके उसके लिए क्या करना चाहिए? अब तो चाहिए भाई, खर्च जो अचानक आना था वो हो गया, और आप हो सकता है कि कोई ऐसा मेहमान हो घर पे जिसको आपने प्लान नहीं किया, या हो सकता है कि आपने गिफ्ट्स प्लान किए लेकिन उसका बजट बढ़ गया। आजकल महंगाई भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अब तो खर्च हो गया, अब आगे इसको कैसे बैलेंस किया जाए? जी, बिल्कुल सही बात है। जैसे हमने बात की कि आप प्लानिंग कीजिए अगर आपने नहीं की है, और जैसे मैंने कहा कि अगर हमने इमरजेंसी फंड भी नहीं बनाया, वो भी अगर हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि बजाय इसके कि आप अपनी एसआईपी रोको, आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है, उसमें कुछ गोल्स होंगे आपके लॉन्ग टर्म। मान लीजिए आप कुछ रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं जो अगले 15, 20, 25 साल के बाद आने वाली है, तो आई थिंक उसका कुछ हिस्सा थोड़ा-सा आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जो गोल हमें इमीडिएट टर्म में कंप्लीट करने हैं, जिसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया होगा आप उसको डिस्टर्ब करें। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना ही है, तो फिर आप ऐसे गोल्स में से पैसा निकालिए जिसके पास आपको पता है कि मेरे पास समय है, कि समय रहते मैं अगर यहाँ से अगर हम प्लानिंग करें, तो जो हमसे गलती अगर वो अभी हुई है वो आगे ना करें, तो हमारे पास समय है कि हम उसकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के उसको मेकअप कर सकते हैं आगे। तो फिर आप ऐसे गोल में से पैसा निकालिए जहां पे आपको बहुत लंबा समय आपके पास बाकी है, ताकि आपके जो गोल अचीव करने के चांसेस हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट ना हो। एक तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट ये बात। दूसरी बात, आई थिंक कहीं ना कहीं हमें ये डिटर्मिनेशन लेना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये डिसाइड करना ही पड़ेगा कि अगर हमारे पास इस साल ऐसा हुआ है, इससे पहले भी ऐसा हुआ है, तो फिर ये आपको बता रहा है कि आपको थोड़ा सा प्लान करने की जरूरत है। देखिए क्या होता है, आपके ना अलग अलग गोल्स होते हैं, तो आप उसको थोड़ा प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। अगर आपके लाइफ में अगर फाइनेंशियल इम्बैलेंस है, इसका मतलब एक तरीका ये भी हो सकता है, कारण ये भी हो सकता है कि आपने उसकी बजटिंग नहीं की, आपके जो कंट्रोल होना चाहिए इनकम और एक्सपेंसेस पे वो नहीं है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें फिर से बेसिक पे जाना पड़ेगा कि हम बजटिंग करें, क्योंकि इस साल तो हमने निकाल लिया, लॉन्ग टर्म से पैसा निकाल लिया, चलिए खर्चा भी कर दिया, बट अगले साल ये ना हो, उससे अगले साल ये ना हो, और साथ ही हमारे जो लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो हम उसको प्लान करें, बजटिंग करें, और बजटिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, कि अगर हमें लगे, और उस एक और इनफैक्ट मैं कहूंगा, क्योंकि हम फेस्टिविटीज की बात कर रहे हैं, तो अगर हमने एक गोल बनाया मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अंकुश भी लगाता है यहाँ पे कि हमने इतना पैसा बचाया, इतना ही खर्च करना है। तो जो अनप्लान स्पेंडिंग जो होती है, कभी कभी गलतियां हम करते हैं क्रेडिट कार्ड लेके या कुछ और लेके, उससे भी हम अवॉइड कर सकते हैं। तो यस, ये साल अगर करना है, नहीं किया है, तो आप पैसा निकाल सकते हो, लेकिन आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि हम कहीं ना कहीं ये अपने आप से वादा करें कि आगे जाके अगर ऐसा ना हो तो उसके लिए प्लान करने की जरूरत है। वैसे कोशिश यही कीजिए कि आप को बहुत ज़्यादा दबाव ना हो तो पैसे ना निकालने पड़ें, या एसआईपी जो पॉज की बात है उससे भी दूर ही रहिए। लेकिन हेमंत सर, ज़रा हमें बताइए कि कौन कौन सी स्थितियां हैं जो हैं वो एसआईपी में बनती है, मतलब एसआईपी से पैसा निकालने की बात हो या एसआईपी को रोकने की बात हो, तो क्या नियम कहते हैं, और ये नियम किस किस तरह के फंड्स में लागू होते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा, अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग की है, ठीक है, और अगर आपने अपने गोल्स के हिसाब से लिया है, आपने उसको प्रायोरिटाइज किया है, तो मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ कारण, अनलेस कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए, कभी किसी की जॉब चली जाए या कुछ और इश्यू हो जाए, तो उसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कोई कारण होना चाहिए कि आप अपनी एसआईपी को रोको। और इस सिचुएशन को भी अवॉइड करने के लिए, क्योंकि ये ऐसी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वो कभी भी आ सकती है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करने से पहले एक इमरजेंसी फंड बना लीजिए। देखिए, हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट हम क्या कहते हैं कि अपना लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, साथ में अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योर कर दीजिए, और साथ ही एक इमरजेंसी फंड बनाइए जो कम से कम 6 से 9 महीने तक आपके पूरे एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग योर ईएमआईज और सारे खर्चे, सिर्फ घर वाले खर्चे नहीं, सारे जो आपकी कमिटमेंट है वो आप उसको पूरा कर लीजिए। इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आई कि आपको लगता है कि वो जो इनकम मेरी रेगुलर आ रही थी वो नहीं आ रही है अभी, तो आपको पता है आपके पास 6 से 9 महीने का समय है, आप तब तक कोई जॉब पालेंगे या कुछ और
करना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको समय मिलता है कि आप अपनी लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है उसको आप डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि देखिए, शुरुआत करना में बहुत मेहनत लगती है, उसको रोकने में, उसको इंटरप्ट करने में बहुत समय नहीं लगता है, और फिर से शुरू करने के लिए बहुत बड़ा डिसिप्लिन की जरूरत होती है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें कोशिश करनी चाहिए कि देखिए, कभी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि शायद कोई भी रास्ता ना रहे, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जहां तक संभव हो हम इस सिचुएशन को अवॉइड करें, और उसका एक ही तरीका है, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करें, डिसिप्लिन करें, इमरजेंसी फंड बनाएं, जो गोल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो उस गोल्स के लिए हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। बहुत बेहतर सुझाव जो हैं, और इन सब का जो निचोड़ निकलता है, इन सब की जो पूरी, अगर हम कह सकते हैं कि एक निष्कर्ष पे जाएं, तो पहली बात आपको चूंकि पता है कि दिवाली है या कोई और त्योहार है, या घर में हो सकता है कि कोई फंक्शन है, जो पहले से पता है, तो उसकी आपको प्लानिंग पहले से करनी है, ताकि ये जो खर्चे जो हैं उनका बजट और बाकी सब चीज़ें वो आपके निवेश को हैम्पर ना करें, निवेश को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि एक यात्रा है, आप सोचिए कि आप एक यात्रा में आपको पहुंचना है, जहां पर उस यात्रा में आपने आधा सफ़र तय कर लिया है। अब उस यात्रा को बीच में रोकेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी समय सीमा भी बढ़ेगी, आपकी ऊर्जा भी ज़्यादा जाएगी, और बाकी कुछ और भी नुकसान होते हैं। जब आपको एक समय सीमा पे पहुंचना है, तो वो जो गोल है वो उस समय सीमा से बंधा है, तो उस समय सीमा पे अगर आपका गोल अचीव नहीं हुआ, तो उस गोल को पाने के जो आपके पूरे प्रयत्न हैं वो नाकाफ़ी साबित हो जाते हैं। तो इसलिए पहली बात तो गांठ बांध कर रखिए कि निवेश यात्रा को किसी भी तरह से रोकने की कोशिश मत कीजिए जब तक बहुत इमरजेंसी ना जाए। और उसके भी तौर तरीके बताए गए, इमरजेंसी फंड और कई और तरीके हेमंत जी ने आपको बताए। इन सब के बीच में हमारी कोशिश यही थी कि आपको बताएं कि आखिर इस तरह से महंगे खर्च, बढ़ते खर्च में आपको प्लानिंग कैसे करनी है। चलिए, तो ये था तमाम जो पूरा गुणा गणित था उसको हमने आपके सामने रखा, और इसके साथ ही अब हम ख़ास तौर पे बढ़ेंगे आगे और आपके सवालों को भी शामिल करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, मनीष जी। मनीष जी कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्ते सर जी। कहाँ से बात कर रहे हैं मनीष? उत्तराखंड सर। उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ से बात कर रहे हैं, किस जगह से बात कर रहे हैं? देहरादून सर। देहरादून सर। अरे वाह, बताइए देहरादून। अभी तो धीरे धीरे सर्दियों की आहट हो रही है, तो मौसम कैसा है अभी फिलहाल? मौसम तो बिल्कुल अच्छा, बहुत बढ़िया है सर आजकल, गर्म न ठंडा। अरे वाह वाह। चलिए, हमें बताइए कि आपका सवाल क्या है? सर सवाल मैंने अपने पोर्टफोलियो भेजा था सर आपको जी। ये इसमें मैंने डेट सबको मिक्स किया हुआ है सर जी। तो अब मैं चाह रहा हूँ कॉर्पस तैयार करना चाह रहा हूँ। 10-15 साल का होराइजन है सर। ठीक है, 50 की एज में आप रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं? जी सर। जी सर, 15 साल। ठीक है, 15 से 20। ठीक है। और इसके अलावा आपने 10,000 में पीपीएफ में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मंथ, ये ना? जी सर। जी सर। ठीक है। इसके अलावा सर मैं 20,000 के 20-22,000 रुपए जो भी होता है, मतलब उसका मैं डायरेक्ट इक्विटी में भी करता हूँ सर इन्वेस्टमेंट, एसआईपी के थ्रू। ठीक, मैंने बास्केट बनाई हुई है, उसमें डालता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेमंत सर, आपके पास तमाम डिटेल्स हैं, बताइए मनीष को क्या सलाह होगी? जी प्रशांत, आई थिंक इनकी अगर हम इन्वेस्टमेंट को देखें तो जैसा उन्होंने कहा कि इनकी एसआईपी से इन्वेस्टमेंट है, दोनों में, म्यूचुअल फंड में भी है और स्टॉक्स में भी है। म्यूचुअल फंड में 35,000 का इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक स्टॉक में करीब 20,000 का इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ में पीपीएफ में जो इनकी इन्वेस्टमेंट है 10,000 पर मंथ है, और इनका जो कॉर्पस अभी तक इन्होंने एक्यूमुलेट किया वो करीब 7,90,000 है। 14 साल का समय इनके पास अपना कॉर्पस बनाने के लिए, तो आई थिंक समय अच्छा है इनके पास। और इनकी जो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है, जैसे मिक्स कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि स्टॉक्स में भी उन्होंने एक बास्केट बनाया हुआ है, होपफुली उन्होंने अच्छे से सोच समझ के वो बास्केट बनाया है। तो म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, पीपीएफ का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है मुझे लगता है। तो आई थिंक ये बिल्कुल सही राह पे है, अगर ये कंटिन्यू करते रहते हैं मेरे हिसाब से
तो कम से कम 4 करोड़ का कॉर्पस से बना पाएंगे। इनफैक्ट उससे थोड़ा ज्यादा ही बनना चाहिए, बट मैं थोड़ा कंजर्वेटिवली कह रहा हूँ, तो कि 4 करोड़ का कॉर्पस अपने इस एफर्ट से बना पाएंगे। अब अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखें तो इनके पास जो भी फंड्स हैं वो सारे के सारे जो है वो पैसिव फंड्स हैं। उसमें एक इंटरनेशनल फंड भी है। आई थिंक अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहूँ कि लार्ज कैप में एक्सपोजर, मिड कैप में एक्सपोजर, स्मॉल कैप में एक्सपोजर, वो इंडेक्स फंड जो उन्होंने चुने हैं और जो प्रपोर्शन है उसके हिसाब से वो चुनाव बिल्कुल सही है। और इनफैक्ट क्योंकि एक इंटरनेशनल फंड में है तो जोग्राफिकल जो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए वो भी उनके पास है। तो मैं कहूंगा प्रोसेस बिल्कुल ठीक है। इनके जो फंड्स हैं, जो एक्सपोजर है सेगमेंट में, वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जैसे मिड कैप हो गया या इवन स्मॉल कैप, उसमें हमेशा कुछ ऑप्शंस रहेंगी आपके पास। अगर आप फंड को अच्छे से चुनाव करें तो जो एक्टिव फंड्स हैं वो पैसिव फंड से बेहतर परफॉर्म कर सके। लेकिन अगर एज एन इन्वेस्टर आप बहुत क्लियर हैं कि हम मार्केट रिटर्न से खुश हैं, तो फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर बने रह सकते हैं। लेकिन इशू सिर्फ वही है कि सेगमेंट वाइज जब आप डालते हैं पैसा, तो आपको हमेशा वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि कितना पैसा किस सेगमेंट में मुझे बनाना है। उसको रीबैलेंस करना कभी कभी थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो इसके लिए थोड़े एक्टिवली मैनेज फंड जैसे लार्ज एंड मिड कैप या मल्टी कैप, उनको अगर आप पोर्टफोलियो में शामिल करें एज ए कॉम्बिनेशन विद एक्टिव पैसिव फंड, तो मुझे लगता है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा। बट अदरवाइज जैसा मैंने कहा, पोर्टफोलियो अच्छा है, डाइवर्सिफिकेशन लेवल बिल्कुल सही है, और 4 करोड़ से ज्यादा कॉर्पस ये बना पाएंगे 14 साल के बाद। तो मनीष जी, ये है सलाह आपको मिलती हुई, और उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ अगले जो दर्शक हैं वो भी जुड़ चुके हैं। रंजीत जी अगर हमारे साथ हैं। रंजीत जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, वेस्ट बंगाल से बात कर रहे हैं। ठीक है, बताइए क्या है आपका सवाल? सवाल जो इतने सारे फंड है मेरे पास, जी तो जी। वो कुछ फंड को मैं कैंसिल करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये पूछना है, वो इतने सारे फंड है, सभी फंड को रखना चाहिए या कैंसिल करके कैंसिल ठीक करना है। पड़ेगा? और जो फंड सिलेक्शन किया है वो अभी सही है या उसमें कोई बदलाव करना पड़ेगा? ये मेरा सवाल है। ठीक है, तो आपका और आपकी पत्नी का दोनों का अलग अलग पोर्टफोलियो है, ठीक है? हाँ 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 हाँ, और आप जो है वो 17,500 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और पत्नी का जो पोर्टफोलियो है उसमें 8,000 पर महीने का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? हाँ हाँ, और उसमें मैंने वो जो बंधन कोर इक्विटी फंड, वो क्या ऐड करने से अच्छा होगा या वही मेरे को जानना है, वो भी मेरे को जानना है। कौन सा फंड बताया आपने? बंधन कोर इक्विटी फंड। अच्छा, ये आपके जो फंड्स हैं मैं एक बार फिर बता दूं, HDFC है, एक्सिस है, PPF में भी आप 4,000 पर मंथ का कर रहे हैं, इन्वेस्को है, मोतीलाल है, क्वांट ELSS है, एक्सिस स्मॉल है, यही निपॉन है। तो आप किस में से एग्जिट करना चाह रहे हैं? वो जो स्मॉल कैप है ना, HDFC स्मॉल कैप मेरे वाइफ का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उस फंड HD के अच्छा, बदल में वो फंड लेना चाह रहे हो, बंधन कोर इक्विटी फंड। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए बताएं हेमंत जी, क्या राय होगी? तमाम पोर्टफोलियो की जानकारी आपके पास है, और इसके साथ ही इन्होंने गोल भी रखा हुआ है कि 8 साल में 30 लाख, 20 साल में 1.5 से 2 करोड़ रुपए ये जुटाना चाहते हैं। जी, आई थिंक पहले देखते हैं कि इनके जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाएंगे कि नहीं, या उनको कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तो वहां से शुरुआत करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि इनके 2 गोल्स हैं। 20 साल में उन्होंने कहा 1.5 से 2 करोड़ रुपए चाहिए, और दूसरा जो उनका जो गोल है वो 8 साल में करीब उनको 30 लाख रुपए चाहिए। तो इनके पास 2 पोर्टफोलियो है, खुद का पोर्टफोलियो, इनका वाइफ का पोर्टफोलियो। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको जो इनका खुद का पोर्टफोलियो है उसको हम अलाइन करते हैं इनके जो लॉन्ग टर्म गोल है 20 साल वाला, उसके साथ, जहां पे वो 17,500 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं SIP से, और साथ में 4,000 इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो PPF से। तो मुझे लगता है कि अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कंटिन्यू करें, जो इनका जो डिफाइंड टाइम हॉराइजन है 20 साल का, तो करीब करीब 1 करोड़ 80 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। यहाँ पे मैंने 12% की एनुअलाइज रिटर्न लिया। तो इनका जो टारगेट था 1.5 से लेके 2 करोड़, उसके बीच में 1.8 तक पहुंच पाएंगे। तो मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत लंबा समय है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि 12% से थोड़ा उनको ज्यादा रिटर्न मिल सके। तो अपना टारगेट तो आई थिंक ये पूरा कर पाएंगे। दूसरा जो इनका गोल है 8 साल वाला 3 लाख 30 लाख, वहां पे अगर हम इनका वाइफ का जो पोर्टफोलियो वो अलाइन करें, तो वहां पे एक शॉर्टफॉल है। मुझे लगता है एक्सपेक्टेड कॉर्पस होगा करीब 10-13 लाख रुपए।
तो वहां पे इनको 10,000 रुपए की SIP बढ़ानी होगी अपने 30 लाख के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो ये तो हो गया इस तरह से अपने लक्ष्य तक पहुंचे। इनके जो पोर्टफोलियो मुझे लगता है उसमें थोड़े से बदलाव की जरूरत है। पहले मैं इनके खुद के पोर्टफोलियो की बात करता हूं। तो जैसे एक स्मॉल कैप फंड रखना बिल्कुल सही है क्योंकि लंबा समय है इनके पास। तो एक्सिस की जगह मुझे लगता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप लीजिए, वो एक बेहतर ऑप्शन रह सकती है। फिर इनके पास एक मोमेंटम फंड है। अब क्या होता है, ये जो स्मार्ट बीटा फंड जो होते हैं मोमेंटम के टाइम, जैसे स्पेसिफिकली इन्होंने मोमेंटम फंड लिया है, अच्छा करता है, पर इसको ट्रैक करना और इसकी किस तरह से बिहेव करेगा वो आगे जाके वो करना थोड़ा मुश्किल है। एक आम निवेशक के लिए चाहे सेक्टर फंड हो या थीमेटिक फंड हो या जो स्मार्ट बीटा फंड है, मुझे नहीं लगता वो बहुत ज्यादा आपको लगता है रिटर्न देके कि चलिए हम वहां पे डाल दें, लेकिन उसको मॉनिटर करना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि जो उनका जो स्मार्ट बीटा फंड है, जो मोमेंटम फंड की मैं बात कर रहा हूँ निपॉन का, वो जो पैसा है वो इनके पास एक मल्टी कैप फंड है, कोटक मल्टी कैप फंड, जो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कोटक मल्टी कैप फंड है अपनी कैटेगरी का। तो उसमें ये पैसा आप 2,500 रुपए आप ऐड कर दीजिए। एक फंड कम होगा, एक चेंज होगा पोर्टफोलियो में। आई थिंक ये करना है इनको। दूसरा, इनके जो वाइफ का जो पोर्टफोलियो में देख रहा हूँ वहां पे 2 स्मॉल कैप फंड है, एक निपॉन का फंड है, एक HDFC का फंड है। एक फंड को रखिए आप निपॉन स्मॉल कैप फंड को, और जो HDFC में जो पैसा है कहीं ना कहीं थोड़ी एग्रेशन कम करनी है आपको, तो वो HDFC लार्ज एंड मिड में आप लगाइए। तो इस तरीके से फंड भी ठीक हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो में जो एग्रेशन है वो भी कम हो जाएगा। तो ये कुछ बदलाव करने की जरूरत है। और जैसा मैंने कहा, दूसरे गोल के लिए 10,000 रुपए की एडिशनल SIP करें। तो उम्मीद करते हैं रंजीत जी आपको आपके सवालों का जवाब मिला हो। अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार, मैं मालदा से बात कर रहा हूँ। जी बताइए अमित, क्या है आपका सवाल? मेरा जो पोर्टफोलियो है बस उसका रिव्यू जानना चाह रहा था, और बोल रहा था कि इसमें अगर कुछ ऐड करना हो या फिर किसी फंड से निकल जाए, वो मैं जानना चाह रहा था। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपका 20 साल का होराइजन है और आप 5 करोड़ जो हैं वो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। यस यस। ठीक है, एक और सवाल था आपका कि आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और क्वांट मिड कैप को रिमूव करना चाहते हैं और मल्टी कैप और ICICI प्रू ब्लू चिप फंड को ऐड करना चाहते हैं। नहीं, मैं कोई एक मिड कैप रखना चाह रहा था। अच्छा। और या तो क्वांट का या फिर मोतीलाल ओसवाल का। ठीक है। और उसके बाद जाके मैं एक मतलब ये तो एक कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, क्या करूँ? चलिए ठीक है, आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे हेमंत सर। हेमंत सर, पोर्टफोलियो ज़रा देखिए, आपने रिव्यू किया होगा, बताइए क्या सलाह होगी। इन्होंने अपना सवाल भी भेजा हुआ था। ये जो है वो कोई एक मल्टी कैप को रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन आप बताइए क्या करना चाहिए। जी, आई थिंक अगेन जब भी हम किसी पोर्टफोलियो को देखते हैं तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपके पास समय कितना और आप कितना पैसा लगा रहे हो, क्या आपके गोल्स हैं। तो अगर हम ये एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को अगर देखें, इन्होंने कहा कि 20 साल का इनके पास समय और उनका जो टारगेट है वो करीब 5 करोड़ का है। तो इनकी जो करंट SIP है वो 30,000 की है। अगर ये इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं तो करीब करीब 3 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे। लेकिन अगर ये अपना जो SIP है, जो हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप स्टेप अप SIP करेंगे तो आपका जो कॉर्पस बनेगा वो कहीं ज्यादा बनेगा, और उसमें एक डिसिप्लिन आता है कि जो आपकी इनकम जो बढ़ती है उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट में जाता रहेगा। तो आई थिंक ये लाइफ टाइम एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, मुझे लगता है, जो हर इन्वेस्टर को अडॉप्ट करना चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अपने पोर्टफोलियो में अगर ये 10% से अपनी SIP बढ़ा सके तो डेफिनेटली अपना गोल अचीव कर पाएंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि करीब करीब 6 करोड़ का कॉर्पस बनेगा, जबकि इनका जो टारगेट है वो 5 करोड़ का है। तो सबसे पहले ये एक डिसिप्लिन इनको अपने प्रोसेस में लेके आने की जरूरत है। अब इनका मैं अगर पोर्टफोलियो देखूं तो इनके पास एक फ्रैंकलिन बैलेंस एडवांटेज फंड है। देखिए 20 साल का समय है। बैलेंस एडवांटेज एज ए कैटेगरी बहुत अच्छी कैटेगरी है। जब आप ऐसे निवेशक हो जिनको बहुत ज्यादा रिस्क ना लेना हो या आपके पास बहुत लंबा समय ना हो जो इक्विटी में जरूरत है, इनके पास 20 साल का समय है। तो मुझे लगता नहीं कि वो बैलेंस एडवांटेज एक अच्छी चॉइस है इनके पोर्टफोलियो के लिए। इन्होंने कहा कि वो HDFC मल्टी कैप से निकलना चाहते हैं। देखिए मुझे लगता है कि अगर हम मल्टी कैप फंड्स की बात करें तो उसमें एक HDFC मल्टी कैप एक काफी कंसिस्टेंट फंड है, अच्छा क्वालिटी पोर्टफोलियो है। इनका टाइम होराइजन देखते हुए मैं रिकमेंड करूंगा इनको कि उस फंड से पहले तो बाहर ना निकले, और जो बैलेंस एडवांटेज फंड का जो पैसा है वो भी आप इस फंड के अंदर आप ऐड कीजिए, क्योंकि मल्टी कैप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको वो तीनों मार्केट सेगमेंट लार्ज, मिड और स्मॉल में मिनिमम
25% एक्सपोजर देता है, जो लॉन्ग रन में आप हमेशा ध्यान रखिए, ये जो एलोकेशन है यही आपको रिटर्न देगी। फंड का कंट्रीब्यूशन होता है उतना नहीं होता जितना कि इस एलोकेशन का होता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। 2 मिड कैप की इन्होंने बात की, क्वांट और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। मेरी जो चॉइस रहेगी वो रहेगी मोतीलाल मिड कैप। मुझे लगता है चाहे वो पोर्टफोलियो क्वालिटी हो या उसका जो पोटेंशियल है रिटर्न का, वो मुझे लगता है कहीं ज्यादा बेहतर है। वो काफी डायनेमिकली इस पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, तो चॉइस अगर है दोनों में से लेना है तो फिर मुझे लगता है मेरी रिकमेंडेशन रहेगी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की। शुक्रिया करेंगे हेमंत सर इस अहम सलाह के लिए। हमें तो उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का आपको जवाब मिल गया हो। कोई और मन में शंका हो तो आप दोबारा हमसे सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल सवाल जवाब के सिलसिले को हमको यहीं थामना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सर हमसे जुड़ने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए लेकर आएंगे एक विशेष सेगमेंट। आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।